हेलो एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास की एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवं कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले के माध्यम से, जो हमने पिछले क्लास में इस चैप्टर के 1.1 और इसके कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला को देखे। यदि आपने अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट एवं फार्मूले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स एवं फार्मूले के वीडियोस के लिंक मिल जाएगी तथा प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस आंसर भी मिल जाएंगे। आप पहले उन वीडियोज़ को देखें और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए ये क्लास कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 1.2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, पहला क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरा क्वेश्चन है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है हम लोग के कारण के साथ हम लोग को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ये बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है भाई, यह एक सत्य कथन है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर बनते हैं। क्लियर है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से वास्तविक संख्या ही बनती है। तो अपरिमेय जितने भी संख्या हैं वो सारे क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ हमारा m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। क्या बोल रहे हैं? m हमारा एक प्राकृतिक संख्या है और रूट m संख्या रेखा में क्या प्रत्येक बिंदु पर होता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मीन्स ये असत्य कथन है। कैसे? क्योंकि रूट 2 और रूट 3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। हम लोग को पता है एक संख्या रेखा में कोई भी नंबर के बीच में मीन्स 2 और 3 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इन्फिनाइट नंबर्स होती हैं, राइट। और यदि रूट 2 और रूट 3 के बीच में भी है तो वो भी अनंत संख्याएँ होती हैं, जहाँ हमारा 2 और 3 यानी कि m हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, राइट। इसीलिए ये असत्य कथन है। कारण हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग को बस लिखना है कारण देके, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि रूट m के रूप का नहीं होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बोल रहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? ये भी हमारा कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों का संग्रह होता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे अपरिमेय हो, वो तो परिमेय भी तो है, इसलिए असत्य कथन है। अतः वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कुछ भी हो सकते हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं यानी कि जितने भी हमारे वास्तविक संख्या हैं वो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर देखते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सही है कि सभी धनात्मक पूर्णांक जितने भी हमारे नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, तो जितने भी हमारे पॉजिटिव साइड हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक, ये चलता ही जाता है। तो ये बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सही है कि दो हमारा अपरिमेय है, 3 हमारा अपरिमेय है, लेकिन 4 क्या अपरिमेय है? यदि हम लोग रूट 4 करते हैं तो इसका वर्गमूल तो हमारा 2 है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होता है। उसी तरह हम लोग का फिर आ जाएगा 16,
36 ये हमारा सब क्या है, हमारे परिमेय संख्या है। मीन्स यदि रूट निकालते हैं तो 4 आता है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। उदाहरण है जैसे कि √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 के रूप में इसे लिख सकते हैं जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, 2/1 हमारा पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हम लोगों को √5 को निरूपित करके दिखाना है। इट मीन्स जितने भी रूट में नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर जितने भी रूट में नंबर आते हैं उसको किस तरह संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। यदि हम लोग 1 2 3 4 5 ये सब यदि संख्या रेखा पर निरूपित करने बोले तो हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन रूट का जब बात आती है तो फिर ज़रा सा ये टफ हो जाता है। टफ नहीं, इजी है जान लेने के बाद, बट ज़रा सा टफ होता है कि √5 को संख्या रेखा में यानी कि संख्या रेखा में किस तरह हम लोग निरूपित करेंगे, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग निरूपित करते हैं संख्या रेखा पे √5 को। और यदि ये हम लोग सीख लेते हैं तो जितने भी रूट के नंबर से हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। संख्या रेखा हम लोग सबसे पहले लेंगे, संख्या रेखा पर नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3, ठीक है। अब √5 को यानी ये बोल रहा है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर 0 से 2 इकाई की दूरी OB लिए। ये बोल रहा है कि 0 से लेकर के 2 इकाई तक, 0 से 2 इकाई तक हम लोग OB लेंगे, ठीक है। तो OB अब हम लोग लाइन खींच लेंगे, एक लाइन खींच लिए तथा उस पर एक लंब रेखा AB खींचें जिसकी लंबाई 1 इकाई है। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उस पर यदि वर्टिकल लाइन खड़ा करेंगे, यानी कि वर्टिकल लाइन खड़ा करेंगे तो हमारा जो वर्टिकल लाइन होगा किस पे लंब होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लंब होगा, ठीक है। मीन्स OB पे लंब होगा AB। तो वो कितना लेंगे हम लोग, AB 1 इकाई लेंगे, ठीक है। AB क्या लेंगे, 1 इकाई। OB कितना लिए, 2 इकाई लिए 2 यूनिट, और AB कितना लिए, 1 इकाई लिए हम लोग, ठीक है। और OB लंब AB यानी कि OB पे लंब क्या है, AB है। क्लियर है। तब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करने वाले हैं भाई वो देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है जब हमारा कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री पे लाई हो, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ABO, तो B हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग का क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होता है भाई, ये हमारा आधार है तो इसका स्क्वायर करेंगे, और ये हमारा लंब है तो आधार OB है तो OB का स्क्वायर करेंगे। हमारा AB क्या है, लंब है, लंब का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या कर्ण निकल जाएगा, यानी कि कर्ण का क्या वैल्यू है वो हमारा निकल जाएगा। और ये वैल्यू जब निकलेगा तो हमारा संख्या रेखा पर √5 कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा वो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो क्यों हम लोग निकाल रहे हैं कर्ण का स्क्वायर, ये पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं AB का कितना लिए हुए हैं, कितना यूनिट, ये भी हम लोग 1 इकाई लिए हुए हैं। AB कितना लिए हुए हैं, 1 इकाई। तो यहाँ पे 1 हम लोग लिखेंगे, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। और हम लोग OB क्या है हमारा, OB हमारा 2 यूनिट लिए हुए हैं तो 2 का स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर जो भी होगा ये सम अप करके जब सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा, OA स्क्वायर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, OA का स्क्वायर। मीन्स हमारा कर्ण का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि वैल्यू निकाल के कि कितना वैल्यू इसका आता है। तो AB क्या करना है, 1 लिखना है, और OB क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 5। ओके, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। तो ये दोनों को डिसॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 5। 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो हमारा वैल्यू क्या आया, 5। OA इज इक्वल टू 5। अब हमारा जो OA स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को यदि हम बराबर के इधर लाते हैं तो हमारा 5 क्या होगा, रूट के अंडर आ जाएगा। क्या होगा, रूट के अंडर आ जाएगा। ठीक है। तो OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5।
इसलिए ओ इज इक्वल टू √5, यानी कि ओ से लेकर के यानी कि कर्ण हमारा जो है √5 हो गया। अब कर्ण को हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या मान लेंगे और त्रिज्या मान के हम लोग प्रकार से एक सर्कल बना देंगे। एक सर्कल जब बनेगा तो वो किसके थ्रू होके गुजरेगा, संख्या रेखा के थ्रू होके गुजरेगा, लेकिन संख्या रेखा को जहाँ पे जिस पॉइंट पे काटेगा उसका वैल्यू क्या होगा, √5 होगा, यानी कि ओ से लेकर के वो जो त्रिज्या काटा है वहाँ तक का वैल्यू √5 होगा। क्लियर है? तो ओ ए इज इक्वल टू √5। इस प्रकार ओ ए की लंबाई √5 होगी। इस प्रकार ओ ए की लंबाई क्या होगी, √5। ओके, तो हम लोग एक त्रिज्या ले लिए यहाँ पे, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब ओ को केंद्र मानकर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को केंद्र मानेंगे हम लोग। ओ ए त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाएंगे जो सी पर काटती है। अब हम लोग ठीक वही प्रकार जो हम लोग हैं इतना हम लोग एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, तो जहाँ संख्या रेखा पर काटेगी उस बिंदु का नाम हम लोग सी दे देंगे और ओ ए से लेकर के सी तक का वैल्यू हमारा √5 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चाप काट दिए, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम हम लोग सी दिए। अब √5 ओ से सी से लेकर के क्या होगा, हमारा √5 होगा, यानी कि 0, यहाँ पे 0 यूनिट है, 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है और ये सी पे हमारा क्या है, √5 यूनिट है। क्लियर है? तो किस तरह से हम लोग संख्या रेखा में रूट से रिलेटेड जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं ये पता चल गया हम लोगों को। ओके, ओ सी इज इक्वल टू √5। तो हम लोग को पता चल गया कि कैसे हम लोग संख्या रेखा पर रूट से रिलेटेड जितने भी नंबर से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चंस तो हमारा एक है, प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप √7, √6, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आधार और लंब दोनों का वैल्यू लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका कर्ण का वैल्यू आ जाएगा। उस कर्ण के वैल्यू को त्रिज्या मानकर हम लोग संख्या रेखा पर चाप ले लेंगे। जब चाप लेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी यानी कि संख्या रेखा को काटेगी तो हमारा उसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो आज समझते हैं कि 1.2 आपको समझ में आ गया है। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग 1.3 को सॉल्व करेंगे। और यदि आपने पिछले वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स और उसके 1.1 प्रश्नावली को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और 1 बाय 1 जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मीन्स फर्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट का देखें, फिर आप 1.1 को देखें, फिर 1.2 को देखें, फिर 3 को। इस तरह के यदि आप जाते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और बेटर होता जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।